नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? क्योंकि आज हमारी इसी लेक्चर के साथ जो 9th क्लास की पॉलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स अपन खत्म कर चुके हैं, पॉलिटी खत्म होने वाली है इसी वीडियो के साथ, और फिर ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी हम लोग कर चुके हैं। बहुत बिल्कुल स्पीड से चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी हो रही होगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। पूरी जी जान झोंक दीजिए और मेहनत करिए, क्योंकि 9th है ना, 9th बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप 10th में जब पढ़ोगे ना तो आपको याद आएगी, अच्छा ये बात तो मैंने 9th में पढ़ ली थी। मतलब अगर आज आपने 9th में अच्छे से काम कर लिया ना तो 10th में 100% आपके 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मनीष सर लिख करके दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार, लेक्चर नंबर 6। हमारा आज के क्या क्या टारगेट है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है, अधिकारों का बढ़ता दायरा क्या है, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है। पहला और जो लास्ट वाला टॉपिक जो मैंने बताया है ये आपके बॉक्स में दिए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छे टॉपिक्स लगे, इसलिए मैंने इन्हें ऐड करा है। और बाकी और कुछ भी बॉक्सों में साइड में बाकी रहता है वो आप लोग एक बार जस्ट रीड आउट करा कर दीजिए, और फिर भी प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हैं। और अधिकारों का बढ़ता दायरा तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। पर शुरू करने से पहले हर बार ये लास्ट लेक्चर है और पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो आज बिल्कुल ये जो अधिकार है ये अधिकार आपकी टिप्स पर आगे होंगे। कौन कौन से हैं? पहला जो है समानता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट है संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा संविधान की बताया है। ये 6 अधिकार नहीं है साहब, ये जीवन है हमारा। ये जीवन है जिसने हमें सिर उठा करके जीना सिखाया है। और ये 6 अधिकार आप जब तक जीते हैं, जब तक आप भारत में हैं, आप भारत में ये याद रखिएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में भी याद नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 9th क्लास में ही ये चीजें याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। तो ये 6 अधिकार आपको याद हो गए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और शुरू करता हूं आज के लेक्चर को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को समझने से पहले 2-3 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये होता है, कोई भी चीज है ना 2-3 प्रकार से बनती है। एक होता है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि वो चीज संविधान के अंदर है, वो चीज संविधान के अंदर लिखी गई है, ठीक है, तो वो कहलाती है संवैधानिक। उसके बाद एक आता है, और भी मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फिर उसके बाद आता है वैधानिक, ठीक है। वैधानिक मतलब होता है लीगल या कानून के द्वारा, ओके। और फिर तीसरा है कि कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। अब तीनों में आप अंतर समझिए। जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमने बोला था चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है। चुनावी राजनीति में हमने बात करी थी कि भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या है? चुनाव कराता है। तो ये भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है? वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? इस भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में किस क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि भाई संविधान ने बताया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग होगा और वो देश के जो भी चुनाव होंगे वो सारे के सारे कराएंगे। और फिर उसके बाद 73 और 74वें संशोधन के साथ 1992 में क्या जोड़ा गया? जो राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग है वो भी बनाया गया। तो संवैधानिक का मतलब यह है कि जो संविधान में मेंशन हो वो। वैधानिक कानून का मतलब यह है कि जहां पर कोई चीज क्या है? संसद के द्वारा बना दी जाए, कोई चीज संसद के द्वारा, कानून के द्वारा क्या है? बना दी जाए। जैसे कि हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो संसद के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है, कानून के रूप में बनाया गया है कि हाँ भैया आज से एक कानून के लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के साइन होकर के इस आयोग को क्या है? बनाया गया है। एक होता है कैबिनेट के साइन या उन्हीं के एक ऑर्डर से, प्रधानमंत्री के ऑर्डर से ही क्या है चीजें पास हो जाती है। जैसे कि आप सभी अभी नाम सुनते होंगे नीति आयोग का। नीति आयोग की बात ना तो हमारे संविधान में कहीं करी गई है, ना सरकार के कानून, संसद के कानून द्वारा बनाई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट के एक ऑर्डर के द्वारा ही बनाई गई है। और इसने किसको रिप्लेस कराया? इससे पहले क्या था? इससे पहले नियोजन आयोग या योजना आयोग जिसे हम लोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन जो था वो था, उसको हटा करके 2015 में नीति आयोग लेकर के आई सरकार। तो ये भी क्या है? कैबिनेट के द्वारा। तो 2-3 चीज आपको देखनी है। कहीं पे लिखा होगा संवैधानिक, तो मतलब वो भारतीय संसद के जो देश है, भारत का संविधान है, उसके अंदर
अंडर मेंशन है। फिर है वैधानिक, जो भारतीय संसद के द्वारा पास होकर के बना है। और तीसरा होता है कैबिनेट, जो कि कैबिनेट के ऑर्डर, कैबिनेट हमने पढ़ रखा है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके ऑर्डर के द्वारा ही पास हो जाता है। तो ये हम तीनों हम लोग जानते हैं। तो अब आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी जब आप राष्ट्रीय इसके बारे में पढ़ोगे। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग था। कानून के द्वारा बनाया गया का मतलब है वैधानिक है, संसद के द्वारा बनाया गया है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के बनाया गया स्वतंत्र आयोग है, स्वतंत्र है, 1993 में बनाया गया। और देखिए भारत कितना मानवता के प्रति और मानव अधिकारों के प्रति कितना काम करता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो दुनिया है, राष्ट्र, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें भी क्या है, जो आयोग बनाया गया था 2006 में बनाया गया। वैसे उससे पहले था, पर और भी उसको अच्छा इंप्रूव करके 2006 में बनाया गया था, और हम 1993 में बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। 1993 में हमने क्या है, स्वतंत्र आयोग बना दिया। तो अब देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार, ये इनका काम क्या रहेगा, मानव के अधिकारों के लिए काम करना है। और मानव के अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार तो है ही, ये मौलिक अधिकार तो सभी को मिलने चाहिए। पर देखो क्या होता है, जैसे हमारे देश में अगर किसी महिला के साथ अगर गलत होता है तो उसकी आवाज उठा सके, अगर किसी दलित पिछड़ी जाति के लोगों के साथ गलत होता है उसकी आवाज उठा सके, किसी गरीब के साथ गलत होता है चाहे वो किसी भी जाति का हो उसके साथ उसकी आवाज उठा सके, किसी धर्म के लोगों के साथ गलत होता हो उनकी आवाज उठा सके, जेल में जो लोग रह रहे हैं, जो कैदी है, अगर उनके साथ भी गलत हो रहा है तो उसकी भी आवाज उठा सकता है। मानव अधिकारों की बात करी है, और मानव अधिकारों में हमेशा याद रखिएगा सभी की बात हो रही है। अगर किसी भी मानव के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करा जाता है तो उसकी आवाज उठाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को उसका अधिकार होता है। यह आवाज उठा सकता है, सरकार को बताएगा कि हमें यह काम करना चाहिए, सरकार को बताएगा कि इन लोगों को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। यह काम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है। 1993 में इसको बना दिया गया था। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल जैसे न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, ना विधायिका के अंडर में काम करेगा, ना कार्यपालिका के अंडर में काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं, वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार से जो आयोग है ना, ये भी क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ये भी क्या बना रहेगा, ये किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बोलेगा नहीं नहीं तुम उस केस को दबा दो, नहीं, मानव के अधिकारों की बात है, वो उठनी चाहिए। राष्ट्रपति बोल दे नहीं नहीं ये केस नहीं उठना चाहिए, तो भी नहीं। हम आजाद हैं, आजाद भारत के नागरिक हैं हम लोग, और वहां पर सिर्फ वही बात होगी जो सही है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। देखो अब यहाँ पे जो इसमें सदस्य होंगे, तो इसमें जो मुख्य जैसे जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार के, जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, और यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिस बनते हैं उन्हीं को क्या है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इसके अलावा इसमें और मेंबर्स कौन है और इसके सदस्य कौन है, वो बात ध्यान दीजिएगा। ये हमारा लोगो है, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और यहाँ लिखा है सर्वभवन्तु सुखीन, मतलब पूरी दुनिया सब सुखी रहने चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। उसके सदस्य और कौन कौन रहेंगे, देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी क्या है, आयोग है। एससी कमीशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो जैसे जिन्हें आज हम लोग आम भाषा में दलित समुदाय के लोग बोलते हैं, उनके लिए भी कमीशन बना रखा है। वो संवैधानिक है, वो संवैधानिक है, मतलब संविधान में मेंशन है उसके बारे में। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, संवैधानिक है ये भी। उसके बाद तीसरा आता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये भी क्या है, संवैधानिक, ये बाद में जोड़ा गया है, ये संवैधानिक पदों में। उसके बाद आ जाता है वुमेन्स के लिए जो कमीशन है, वुमेन्स के लिए जो आयोग बना रखा, राष्ट्रीय आयोग है, ये कानून के द्वारा बनाया गया है। फिर है माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के लिए जो है वो भी क्या है, कानून के द्वारा बनाया गया है। जो इनके सदस्य हैं, और एक आप डिसेबिलिटी मतलब कोई भी अगर किसी प्रकार से, जैसे कि कोई विकलांग है, किसी प्रकार का है, तो जो उनके अध्यक्ष है ना, इन सभी के अध्यक्ष क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, पदेन अध्यक्ष, और इंग्लिश में से कहते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो पदेन का मतलब क्या होता है, जो इंसान एक पद पर बैठ गया ना, वो ऑटोमेटिकली उसका भी हो जाएगा। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय जो आयोग है अनुसूचित जाति का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसका जो भी अध्यक्ष होगा, जो भी चेयरपर्सन होगा किसका, एससी कमीशन का, वो क्या है, पदेन है। जैसे जो भी बनेगा वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा। जो भी एसटी का अध्यक्ष बनेगा वो सदस्य बन जाएगा, जो भी ओबीसी कमीशन का बनेगा वो सदस्य बन जाएगा, वुमेन्स का, अल्पसंख्यक का, डिसेबल्ड जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सदस्य हो जाएगा। तो एक तो क्या है, हमने यहाँ पे जज को
जज को क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया। जज को अध्यक्ष बनाने का मतलब क्या है कि भैया इसको क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ज्ञान होगा, संविधान का ज्ञान होगा, देश की कानून व्यवस्था का ज्ञान होगा, मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान होगा। तो इसका अध्यक्ष बनाया है, तो हमने बहुत सोच समझकर किसी इंसान को बनाया, वो अध्यक्ष बनाया, उसको सारा ज्ञान है। उसके बाद जो मुख्य तौर से हमारे देश में जिनके साथ क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं, भेदभाव हम लोग देखते हैं, उनके जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं, SC ST OBC वुमेन्स, अल्पसंख्यक, डिसेबिलिटी, उन सबके जो अध्यक्ष है उनको इसका सदस्य बना दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकार के आयोग के बारे में अगर आप कभी लिखते हैं तो आपको इतना लिखना है कि किसी कोई भी मानव हो, चाहे उसकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, किसी भी प्रकार का हो, परंतु बस उसके साथ क्या है, बर्बरतापूर्वक व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसे मानव वाले जो है ना सिद्धांत है वो उसे मिलने चाहिए, मानव वाली सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए। जेल में भी अगर एक कैदी जाता है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसके साथ कहीं गलत ना हो। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार काम ये करता है। अब इसकी देखो आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपॉइंट करता है कि भैया ये जज आज से अध्यक्ष होगा सब, पर किसके कहने पर करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के। किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। देखो पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार किसी को भी सजा सुना दे, ठीक है। जैसे अदालत एक फैसला देती है कि हाँ भैया इसको 2 साल की जेल है, इसको 5 महीने की जेल है, ठीक है, तो जो ये सजाएं दे रही है, तो ये जो सजा दे रही है वो काम करने का राष्ट्रीय मानव अधिकार को बिल्कुल भी काम नहीं है। जिससे कभी सपोज करो सुप्रीम कोर्ट का जज, तो यार काम ही जीवन में इसने यही करा है, कभी किसी को सजा देना, कभी किसी को सजा, तो वो जोश चलो आज से तू 2 साल जेल में, तो मतलब हैबिट हो गया। अरे सॉरी मैं तो भूल गया, मैं जज थोड़ी, मैं तो अध्यक्ष बन गया, अरे नहीं सजा नहीं देनी, कोई बात नहीं। तो ये सजा नहीं दे सकते। सो ये पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकते हैं। तो जो पीड़ित है, जिनके साथ क्या है अत्याचार हुआ है, उनको अधिकार, मानव अधिकार दिलाने में ही क्या है ध्यान देना है कि भाई किसी अगर पीड़ित के साथ गलत हुआ तो उसको उसके मानव अधिकार मिलने चाहिए। और मानव अधिकारों में जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो भी हैं, और जो मानवता के लिए होने चाहिए वो सारे के सारे अधिकार उसको बस मिलने चाहिए। सजा देने का प्रावधान इनको बिल्कुल भी नहीं है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार है। देखो अब क्या क्या है, संविधान प्रदत्त अधिकार जो संविधान ने प्रदान करे वो अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी है और बाकी दूसरे अधिकार भी, जैसे कि हम लोग आज जानेंगे। संविधान प्रदत्त अधिकार शामिल है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो तो सारे के सारे हैं ही, और उसके साथ साथ क्या है, जो भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ जो संधियां मतलब ट्रीटीज एग्रीमेंट करे, अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं भारत ने करी जिन पर उसने भारत ने दस्तखत करे, वो सबके ऊपर वो सारे भी क्या है इस दायरे में हमारे आ जाएंगे। मतलब अगर संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार ये भी अगर मानवता के खिलाफ है तो हम उसको भी देखेंगे कि नहीं ये भी गलत है। जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, संयुक्त राष्ट्र का जो लोगो है वो मैंने आपको दिखाया है, पूरी दुनिया, और फिर ये जो है ओलिव लीव्स है, ओलिव की पत्तियां हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अधिकार है मानवों के लिए वो सारे के सारे अधिकार इसमें काउंट करे जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, ये जिम्मेदारी अदालतों की है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है, किसी को भी सजा नहीं दे सकता, जैसे यहाँ पे एक सजा दी जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार की एक हम फ्रांसीसी कराते हैं पर पढ़ेंगे, गिलोटाइन की सजा है, ठीक है। गिलोटाइन है तो फिर वो यहाँ पे ऐसे लटका दिया जाता है और फिर ऊपर से वो ब्लेड आकर के कटती है और पूरी गर्दन को काट दिया जाता है, फिर मुंडी पकड़ के ऐसे हिलाते हैं और दिखाते हैं देखो इसकी गर्दन कट गई, मर गया। तो इस प्रकार से सजा देने का जो आदेश है वो काम कौन नहीं कर सकता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं कर सकता। और सजा देने का काम किसका है, अदालतों का है। अदालतों का काम है सजा देने का। आयोग का काम मानव अधिकार के उल्लंघनों के किसी मामले स्वतंत्र विश्वसनीय जांच करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका यहां तक रोल क्या है, सबसे पहले तो यह पता लगाना कि भैया भेदभाव हो कहां रहा है, मतलब अगर मानव अधिकार है उनका उल्लंघन कहां हो रहा है उसका पता लगाना, फिर वहां पहुंचना और फिर उसकी एक सही जांच करना। किसी के भी दबाव में आकर के कोई जांच नहीं करना, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी इंडिविजुअल पर्सन के, किसी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, किसी के भी दबाव में आकर के क्या है जांच नहीं करनी। बिल्कुल जो सही जांच है वो जांच उसे करनी है। तो पहले पता लगाना भेदभाव हुआ क्यों है और कहां हो रहा है, वहां पहुंचना, फिर उसकी एक जांच करना, और जांच कर करके क्या है फिर ये सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। विश्वसनीय जांच करना है जो सबको विश्वास हो सके। ये उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। मतलब सरकारी अधिकारियों पर भी ये जांच कर सकता है कि अगर आपने भी अगर भेदभाव करा है तो वो वहां पर भी अपने जांच आयोग बिठा सकता है और जांच करवा सकता है।
ये देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। तो अब भाई हम हमेशा ये क्यों करते हैं कि जब भेदभाव हो, किसी के साथ अत्याचार हो, तभी हम लोग एक्शन ले, उससे पहले क्यों नहीं? तो हम लोगों को जगाने की भी कोशिश करें। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यही करता है कि लोगों में चेतना, अवेयरनेस लाने की काम करता है कि चेतो, जागो तुम लोग, और क्या करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और तुम अत्याचार मत सहो। यह काम भी करते हैं। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट, अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। तो अब ये देखो दो काम करता है। अब जो भी जांच करी उसकी रिपोर्ट क्या है, सरकार को देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, अनुसूचित जाति के आयोग है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जितने भी आयोग बना रखे हैं ना, ये हर साल में, पूरे साल में की एक बार रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। सरकार का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति साहब है, उनके पास जाएगी वो रिपोर्ट, फिर संसद में जाती है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है। वहीं से तो डेटा आता है कि भाई इस साल महिलाओं के साथ इतने रेप हुए हैं, इतना उनके साथ अत्याचार हुआ है, इतना दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, इतना गरीब लोगों की स्थिति खराब हुई है। तो ये सारे डेटा हमारे पास वहीं से आते हैं। तो ये जो जांच करते फिर वो लोग क्या है, राष्ट्रपति साहब के पास भेजते हैं। तो कितने स्माइल के साथ हंस रहे हैं राष्ट्रपति साहब, मतलब बहुत शांत राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, और रहे क्या, अभी भी हैं। 25 जुलाई तक इनका कार्यकाल है और 25 जुलाई 2022 को क्या होगा, नए राष्ट्रपति हमें मिलेंगे या फिर यही दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे, उस पर अभी तक कोई भी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। तो सरकार को देते हैं और पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल भी दे सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप इतने एक्टिव हो कि अगर सच में किसी का अत्याचार हुआ है तो आप खुद अदालत में जाकर के बोलो कि हाँ इनको क्या है, न्याय दो, और अदालत में जाकर के उनकी तरफ से लड़ो। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है, और जांच करते समय है ना, इनका पूरे व्यापक बहुत ज्यादा अधिकार है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप लोग सबका यूपीएससी का सपना होगा कि हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने। मतलब इनके पास इतना भी अधिकार है कि अगर कहीं का कलेक्टर है ना, उसको भी अपने केबिन में बुलाकर खड़ा करके बोलेगा, बोल क्यों वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन, क्यों आए वहां पर ये भेदभाव, तुम होने आए कलेक्टर, जवाब दो। वो चाहे ना 3 घंटे कलेक्टर को बाहर खड़ा करके रखे, कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं, जितने मैंने आपको आज बताया है आयोग, ये सब के सब खड़े करके रख सकते हैं। इतनी पावर दी हमने, क्योंकि मानवता सबसे ऊपर है। अगर मान लो कहीं का एसपी और वहीं पर कुछ ऐसे गतिविधि हुई है जो मानवता के खिलाफ हुई है, एसपी को 5 घंटे अपने ऑफिस का खड़ा करके रख ले कि हाँ अभी नहीं मिल रहा, बाद में मिलूंगा, और मिले उसे बिल्कुल डांट सकता है, फटकार सकता है कि क्यों नहीं करा तुमने ये काम, क्यों उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई, उस पर क्यों आज तक जो वहां पर गतिविधि हुई उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इतना अधिकार है। तो मतलब इनके पास व्यापक अधिकार है, किसी को भी अपनी जांच के दौरान सिलसिले में बुला सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाह का सम्मान भेजकर बुला सकते हैं। अब चश्मदीद गवाह मतलब मान लो कहीं भेदभाव हुआ हो तो वहां पे कोई गवाह हो, तो जैसे अदालत क्या करती है कि हाँ उस गवाह को बुलाया जाए, तो ये भी उसको बुला सकता है, बिल्कुल आदेश। मैंने बोला कलेक्टर एसपी तक को बुला लेते हैं लोग, कलेक्टर एसपी को बुला ले, सम्मान मतलब उनको एक आदेश देकर के बुला लिया जाता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करो। किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, कोई भी सरकारी दस्तावेज है उसकी मांग कर सकता है कि भाई आपने कितना एक्शन लिया। चलो मान लो एसपी बोलते नहीं सर हम कर रहे थे, हम ध्यान था हमारा, कर रहे हैं सर, तो ठीक है जाओ लाओ आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, आपने कितने इस पर एक्शन लिया, तो सरकारी दस्तावेज में मांग सकता है। किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है। जेल में जाकर जांच करने का मतलब क्या है, जो कैदी हैं उनको भी, मैंने कहा ना कि हमने कैदियों को भी अधिकार दिए हैं, तो उनकी भी जांच कर सकता है, या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है, और जहां पे अत्याचार या भेदभाव हुआ हो वहां पर भी अपनी क्या है जांच टीम भेज सकता है। जैसे कि मैंने एक अदालत की फोटो आपको दिखाई है, क्योंकि अदालत की बात यहां पर हुई थी। तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग जानते हैं अधिकारों का बढ़ता हुआ दायरा, कि भारत में मौलिक अधिकारों के बाहर भी हमें बहुत से ऐसे अधिकार दिए हैं जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा महत्व है वो बढ़ाते हैं, हमारे आन बान शान हमारे बढ़ाते हैं। तो अधिकारों का जो बढ़ता हुआ दायरा है वो क्या है वो जानते हैं। मौलिक अधिकारों बाकी सारे अधिकारों का स्रोत है। देखो मौलिक अधिकार क्या है, सोर्स है, आधार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से ही सारे के सारे क्या है अधिकार निकलेंगे, वही क्या है सोर्स है वहां का। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं, और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। तो हमारे संविधान ने हमें बहुत क्या है अधिकार दिए हैं, हमारे कानून व्यवस्था भी हमें क्या है बहुत से अधिकार देते हैं, और ये हर साल बढ़ते रहते हैं। बढ़ते क्यों रहते हैं, जैसे कि मान लो सोसाइटी चेंज होती है ना, सोसाइटी जब चेंज होती है, समाज जब बदलता है, तो संविधान में भी कुछ समय के साथ क्या है बदलाव होते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि काफी बदलाव संविधान में समय के साथ करे गए, कानून व्यवस्था में समय के साथ काफी बदलाव करे जाते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि हम सोसाइटी के साथ ढल सके, हम सोसाइटी के साथ
बदल सके। यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में कही थी। हम संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहते कि उसे बदला ना जाए। संविधान में बदलाव समय के साथ होते रहने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सोसाइटी बदलेगी तो परिवर्तन अवश्य मांगे जाएंगे। और हम ऐसा नहीं बना करके जाना चाहते कि तुम बदलो ही मत, जो हमने लिख दिया या हमारी संविधान सभा ने लिख दिया वो फिक्स है। हाँ, संविधान सभा ने अपनी ओर से पूरा सर्वश्रेष्ठ संविधान बना करके दिया है, और अगर आने वाले लोग अनुसरण करेंगे, उससे अच्छे से अनुसरण करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन साबित होगा। और शांति में भी और युद्ध की स्थिति में, दोनों में संभालने की ताकत भारत के संविधान में, ये बात परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कही गई, जिन्हें हम भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं। तो हमें बहुत से अधिकार दिए। तो अब जब सोसाइटी बदलेगी तो संसद में कुछ कानूनों में क्या होगा, बदलाव होगा। और कुछ में क्या होता है, अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी क्या है, टिप्पणियां करते हैं, तो उनसे भी थोड़े से बदलाव आते हैं, वो देखते हैं। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा ही है कि अधिकार और भी ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि 1974-75 में केशवानंद भारती केस होता है, तो केशवानंद भारती केस के बाद भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि जो भारत के संविधान की ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते। तो काफी ऐसी बातें हैं समय के साथ। अभी हम लोग पढ़ेंगे निजता का अधिकार। निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी का भी अधिकार है। तो वो किसके तहत है, वो अनुच्छेद 21 के तहत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्राइवेसी का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 में ये कहा गया कि राइट टू लाइफ है, आप जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, जीवन में जो मिलना चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट की इमेज आपको दिखाई। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार स्पेशली वैसे नहीं है, 19 जो अनुच्छेद 19 से जहां स्वतंत्रता का अधिकार है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी हमने जोड़ रखी है। सूचना का अधिकार 2005 में सरकार ने जारी करा, सूचना का अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, ये 2005 में जारी करा गया। 2005 में संसद से पास हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, और 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू कर दिया गया। और ये क्या है, ये वैधानिक है, संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। ये संसद के द्वारा बनाया गया कानून है। इसके तहत हम चाहे जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट की जानकारी पा सकते हैं, हम चाहे उसके बारे में जान सकते हैं, हमें जो भी जानकारी या जो भी नॉलेज चाहिए हम वो पा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है। तो राइट टू एजुकेशन में यह है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुफ्त एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। ये सब क्या है, मौलिक अधिकारों का ही तो विस्तार है। जीवन का अधिकार हमें मौलिक अधिकारों में मिला है, तो वो सब क्या है, इन्हीं में आ जाता है कि सूचना का अधिकार मिले, शिक्षा। जैसे यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क वास्क लगा लो, ठीक है ना, ये हंसने हंसने का समय नहीं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। स्कूली शिक्षा क्या भारतीय का अधिकार बन चुकी है। और शिक्षा सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। और आप दुनिया के जहां जहां पे भी भेदभाव हुआ, चाहे जैसे आप भारत में देख लीजिए, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आप अफ्रीका में देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जहां से नेल्सन मंडेला जी थे, रंग के आधार पे, और इन जो भी समाज सुधारक है, जैसे मैं भारत की बात करता हूँ, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने महिलाओं के लिए काम करा, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने दलितों के लिए, अछूतों के लिए और महिलाओं के लिए काम करा, बाबा साहब अम्बेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जितने भी लोगों को आप देखेंगे ना, आप सभी को देख लीजिए। और चाहे आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब ने कभी भी ये नहीं कहा कि चलो उठाओ तलवार में मार दो। जिन्होंने आपके साथ भेदभाव करा, जिन्होंने आपके साथ अत्याचार करा, मार दो उनको। उन्होंने अत्याचार करा, तुम भी अत्याचार करो, मार दो उनको। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने यही बोला, आप एजुकेट हो, आप शिक्षित बनो, आप शिक्षा लो, और शिक्षा लेकर के क्या है, जो आपने महसूस करा है ना, वो आप और दूसरे के साथ भी मत होने दो, वो आप और किसी के साथ भी बिल्कुल भी वो भेदभाव मत होने दो। ये सभी महापुरुषों के जो समाज सुधारक रहे, उनके विचार रहा है। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इसी क्लास में, 9th में। वो क्या कहते हैं कि अब जो हम संविधान बनाएंगे 1994 में, हम लोग श्वेतों को भी उतने ही अधिकार देंगे जितने अश्वेत हैं। हम श्वेतों के साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है, उन्होंने हमारे साथ जो गलत करा ओके, बट हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे। ऐसे हमारा संविधान है। अगर जाति के आधार पर भेदभाव हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल हमने अपर कास्ट के साथ गलत कर दिया। पुरुषों ने गलत करा तो ऐसा नहीं कि हमने पुरुषों को बिल्कुल ही बोल दिया नहीं, आज से तुम्हारा सब कुछ दाना पानी बंद। तो ये जो है कि शिक्षा है ना, शिक्षा बहुत पावरफुल है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब कभी भी जीवन में ये नहीं होता कि हम एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारे पास एक बहुत बढ़िया डिग्री आ जाए। एजुकेशन का मतलब होता है हमारे सोचने की, हमारे समझने की, हमारी चेतना की जो शक्ति है ना, वो बढ़नी चाहिए। हम सही गलत में अंतर करने लग जाते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है, और सही के लिए हमें बोलना चाहिए और गलत के खिलाफ हमें उठना चाहिए। यह हमें शिक्षा सिखाती है, यह हमें एजुकेशन। आप अगर एजुकेट हो जाओगे तो आप कभी अत्याचार नहीं सहोगे,
चाहे आप मर जाओगे पर अत्याचार नहीं सहोगे। क्योंकि एजुकेशन आपको बता दिया कि यार ये मेरे साथ गलत है, मैं इसको नहीं सहन करूंगा। तो एजुकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एजुकेशन क्या है, पूरे भारतीयों का अधिकार बन चुका है। और मैं हमेशा आप लोगों को भी कहता हूं, समय मिलता रहे जीवन में, जब तक हमारे आखिरी सांस तक चलती है ना, जब तक हम स्टूडेंट हैं, हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट हैं। आप नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही हूं। मैं भी जीवन में कभी कभी कुछ चीज सीखता हूं, फिर उन्हें लाता हूं, फिर आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं। मैं भी स्टूडेंट, और जब तक हूं, जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी, हमेशा स्टूडेंट बनने की कोशिश रहो कि हाँ और सीखते हैं, चलो और जानते हैं। तो शिक्षा तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट बनकर के जिए। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें एक योजना तो आप लोगों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनको तो बहुत प्यारी लगती होगी, वो योजना है मिड डे मील। खाना मिलेगा स्कूल में, है ना मौज कर दी। तो खाना मिलता है स्कूल में, जब आप जाते हो तो दोपहर का लंच भी मिलता है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया। तो सूचना का अधिकार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। तो हमारे विचार और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, ये भी हमें मिला हुआ है। कौन से में? स्वतंत्रता के अधिकार में हमें मिला हुआ नहीं। तो जब ये स्वतंत्रता के अधिकार में मिला हुआ, उसी का क्या है, विस्तार करा गया है कि भैया सूचना पाने का भी क्या है, सबको अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। तो विचार और अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिली हुई है, जैसे हम चाहे जो बोल सकते हैं, हम चाहे जो कह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं कि हाँ हम ये कहना चाहते हैं और हमारे ये विचार है, परंतु कुछ लिमिटेशन के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। सरकारी दफ्तरों से और जो भी चीज सरकार के अंडर में है, वहां से हम लोग सूचना पाने का हमें पूरा अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया। तो जो जीवन का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 है हमारा, उसमें कह दिया गया है कि भैया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया, भोजन का जो अधिकार है ना, सबको भोजन मिले, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और भोजन का अधिकार क्या है, जीवन के अधिकार में है। जैसे मैं कहता हूं कि रकम का मतलब क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। रकम जो है वो जीवन है हमारा, रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग सब कर रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता है। इसके बाद जो कुछ हम लोग कर रहे हैं जरूरत है। जो कुछ भी कर रहे हैं, फिर वो क्या है, जरूरत है। मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए, ये हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं थोड़ी है, इच्छाएं हैं हमारी। मतलब आवश्यकता, जरूरत तो एक ही बात है, इच्छाएं हैं ये हमारी कि हाँ भाई मुझे ऐसा चाहिए। बहुत से लोग आज भी जिनका मोबाइल फोन नहीं चल रहा है ना जीवन, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार तक ही सीमित नहीं है। तो अब हमारे संविधान ने भी जो हमें अधिकार दिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार तक ही सीमित नहीं है, हमें और भी अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, मौलिक अधिकार में अंतर समझिएगा, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है मौलिक अधिकार। तो ये तो जरूरी है सबको मिले, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत एससी सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर उल्लंघन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। मौलिक है, बेसिक है, और मौलिक अधिकार भी संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। और अब जो मौलिक अधिकारों के बाकी जो अलावा कोई अधिकार है, वो संवैधानिक है, क्योंकि वो संविधान में मेंशन है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, संपत्ति रखने का अधिकार। अब आपको ये बात पता है, संपत्ति रखने का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पर बाद में इसको हटा दिया गया और बाद में से अनुच्छेद आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 300A में आज भी है, जैसे संपत्ति रख सकते हो, बढ़िया संपत्ति। ऐसा 1-2 मकान मैं भी खरीदने के इच्छुक हूं। ठीक है, तो संपत्ति रखने का अधिकार है, पर वो अब अनुच्छेद, अब ये संवैधानिक हो गया। संविधान में तो है पर मौलिक नहीं रहा। चुनाव में वोट देने का अधिकार बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। मताधिकार, वोट डालने का जो अधिकार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार कैसे चलती है वो हम चुन पाए, यही क्या है इंपॉर्टेंट है, यही तो लोकतंत्र की खासियत है। तो ये भी हमें संविधान ने दिया है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, और भी कौन कौन से वो जानो। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के तहत यह है कि हर कोई इंसान आपके घर में घुस करके तलाशी नहीं कर सकता। पुलिस भी अगर तलाशी करती है तो वो भी एक वारंट लेकर के आती है कि हमें कोर्ट से आदेश मिला, हम आपके घर की तलाशी करना चाहते हैं। कोई आपके घर की तलाशी नहीं कर सकता। कोई अचानक आपके, अभी सोशल मीडिया पे जब भी कुछ बात होती है कि सरकार कंटेंट लेना चाहती है, डेटा लोगों का लेना चाहती है, और है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जैसे जो न्यायपालिका है हमारे देश की, वो ये कहती है कि नहीं, निजता का अधिकार है, प्राइवेसी किसी की भी क्या है, हर्ट नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी नहीं जानी चाहिए। जो प्राइवेसी है लोगों की, वो प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। निजता जो है, जो निजी
पर प्राइवेट है, हमारा खुद का पर्सनल है, उसके बारे में किसी को कोई चीज बताए या ना बताए, ये हमारा अधिकार है। तो हमारा डेटा ओपन नहीं होना चाहिए, ये सरकारें हमसे वादा करती है राइट टू प्राइवेसी के तहत, पर फिर भी सरकार के पास तो हमारा डेटा होता ही है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ हम वहीं से बनवा रहे हैं। पर्यावरण का अधिकार, राइट टू एनवायरमेंट, तो हमें अच्छा एनवायरमेंट मिलना भी जरूरी है, हमें अच्छा एनवायरमेंट मिलना भी जरूरी है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जो हवा है वो बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा पर्यावरण के अधिकार के विरोध में है। और पर्यावरण के विरोध, अधिकार के विरोध में आप इसे अनुच्छेद 21 में चाहे लेना चाहो तो ले सकते हो कि पर्यावरण का अधिकार है वो, तो वो गलत है। वह सही, अच्छा पर्यावरण मिलना भी, ये भी सरकार की क्या है जिम्मेदारी की, लोगों को अच्छा पर्यावरण अवेलेबल कराए। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, आवास मतलब आपको एक अच्छा सा मकान, अच्छा सा घर और रहने के लिए आपको सुख सुविधा मिले, ऐसा आवास भी जरूरी। स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त, भोजन पानी तक पहुंच का अधिकार, तो अच्छा भोजन मिले, अच्छा पानी आपको मिले और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिले, यह भी आपका अधिकार है। किसी भी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपात मतलब इमरजेंसी जो चिकित्सा है वो देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में ना बहुत से कानून है, आईपीसी सीआरपीसी में, आईपीसी में 511 धाराएं हैं। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, फर्क जानिएगा। आईपीसी में 511 धाराएं, हम सच में हम लोगों को खुद को हम जानते ही नहीं कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी हॉस्पिटल हमें ये पर्सनली मना नहीं कर सकता कि इमरजेंसी सेवा देने से आपको मना नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप देखा ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, वहां पे एक इमरजेंसी वार्ड होता है कि अगर आप रात को 12 बजे भी जा रहे हो ना तो वहां पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आप वहां जाकर के थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपात चिकित्साओं के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। प्राइवेसी लो, कानून जो निजता का है वो होना जरूरी है। अब फिर से ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र हैं जिसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया क्या है एक साथ काम करना चाहती है। कैसे मुद्दों पे? आर्थिक मुद्दों पे, गरीबी अमीरी, सामाजिक ऊंच नीच का जो भेदभाव है, लोगों में जो फर्क करा हुआ है पुरुष में महिलाओं में, वो भेदभाव मिटना चाहिए। सांस्कृतिक अधिकार, संस्कृति के आधार पर जैसे हम लोग देखते हैं कि सब अपने अपने धर्मों की संस्कृति अलग होती है, हर देश की अपनी संस्कृति अलग होती है, तो उनके अधिकार भी बने रहने चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार से सीधे नहीं जुड़े। सीधे तो नहीं जुड़े पर कहीं ना कहीं हमारा संविधान से लिंक है। मैं कहता हूं भारत के संविधान में है ना, पूरी दुनिया का जो बेस्ट कंटेंट है ना वो भारत के संविधान में डाला है। ये बात मैं खुद पर्सनली मैं एनालाइज करके मैंने ये देखा है कि आप दुनिया के संविधानों को देखिए और भारत के संविधान को देखिए, बहुत प्यारा दस्तावेज भारत का संविधान बना हुआ है। इसने सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, लेकिन दुनिया भर के मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र है ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों के रूप में नहीं, सबने ज्यादा एग्रीमेंट नहीं करा है, पर फिर भी जो मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं वो इन चीजों को मानते हैं। अब इनमें क्या क्या शामिल है? पहला है काम करने का अधिकार। तो काम करने का अधिकार, भैया हमारा संविधान भी तो कहता है आप कोई भी पेशा चुन सकते हो, कोई भी काम जो भी करना चाहो वो आपको पूरा पूरा अधिकार है, आपको काम करने का अधिकार है, वो भी यही बात कहते हैं। काम करने का सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, तो ये बात देखो, ये हमारा संविधान ने जैसे एक तो बोला आपको अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, तो कहीं पर भी वो अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए। उसके अलावा हमारे देश में क्या है, कानून भी बने हुए। कानून मतलब जो संसद ने बना रखे हैं, ठीक है, कि भैया एक जो भी आप 10th में पढ़ेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में, जहां पे बिल्कुल सरकार ने बता रखा है ये कानून होने चाहिए मजदूरों के लिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियन जिन्हें हम लोग कहते हैं, मजदूर संघ ये कहते हैं, तो ये क्या है, ये हम लोगों ने बना रखी है, भारत ने बना रखी है। भारत ने सारे काम कर रखे हैं। भारत मानवता के लिए एक पूरी दुनिया में मिसाल होना चाहिए कि जो मानवता है तो वो कहाँ है, भारत में है आज के समय की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, बिल्कुल, तो जीवन स्तर होना ही अच्छा चाहिए। और ये जीवन स्तर कब अच्छा होगा? जब लोगों की आय अच्छी होगी, जब लोगों की आय क्या है, इनकम है वो अच्छी होगी, क्योंकि इनकम अच्छा होना जरूरी है। पैसा होगा तो जो भी चीज मैं चाहता हूं वो चीज मैं खरीद लूंगा। उचित मजदूरी का अधिकार, तो उचित मजदूरी के लिए हमने वेजेस एक्ट बना रखा है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, कितना पैसा दोगे। वेजेस एक्ट बना रखा है, इतना पैसा तो कम से कम मजदूर को मिलना ही चाहिए, कानून बना रखा है। तो ये आय से जुड़ गया ना, सही मजदूरी मिलनी चाहिए। समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार तो वैसे ही हमारा संविधान कहता है। पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान, तो मैंने क्या बोल रखा है, रोटी कपड़ा मकान। रकम जो कॉन्सेप्ट है ना, बस ये याद रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अधिकार भी शामिल है। जैसे मैंने दिखाया एक मजदूर काम कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, आपको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है कि आपको पूरी सुरक्षा मिले, समाज से किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव अत्याचार ना हो। और बीमा इंश्योरेंस है, उसका भी आपको अधिकार है।
स्वास्थ्य का अधिकार है बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारी से रोकथाम। तो देखो, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, तो हमारा बीमारी के समय इलाज होता ही है, तो ये हमें अधिकार मिला हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में लिखा हुआ है कि भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो इलाज होना चाहिए। प्रजनन काल क्या होता है? जब महिला डिलीवरी देती है बच्चे को, ठीक है, जब बच्चों को जन्म देती है उस समय को प्रजनन काल कहा जाता है। तो वो जो समय है उस समय महिलाओं का खास ख्याल रखा जाए। और महामारियों में भैया, इसके बारे में तो आज के समय में तो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, शायद 10 साल 15 साल 20 साल बाद पढ़ाऊं तो एक बार फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हाँ भैया महामारी ये चीज होती है। और आज वाले तो आप सभी जानते हो, तो कितना महामारी की रोकथाम के लिए कितना काम कर रही है सरकार। वैक्सीन बनवाई है, दवाइयां मंगवाई है, मास्क लोगों ने, बहुत से लोगों ने, जो सेवाभावी लोगों ने मास्क फ्री में बांटे हैं, गरीबों को आटा फ्री में दिया है, सब्जियां फ्री में दी है, बहुत कुछ लोगों ने करा है। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये बात बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं। उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच, तो और उच्चतर शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है कॉलेज की, उसके ऊपर तक ही वहां पे भी लोगों की क्या है, थोड़ी सी पहुंच होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा भारत का मैं मानता हूं कि वीक पॉइंट है। ज्यादातर जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन तक नहीं गए, खास करके महिलाओं की जो बात है उनकी। जैसे कि यहाँ पे एक डॉक्टर अंकल है, वो बैठे हैं और वो चेक करेंगे कि कौन बीमार है कौन नहीं। इसी के साथ आज आपको बहुत खुश हो जाओ, आपकी जो पॉलिटी है, जो लोकतांत्रिक राजनीति की किताब है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं सच में विद्यार्थियों में बिल्कुल दिल पे हाथ रख करके खुद कहता हूँ, अगर आपको भारत की व्यवस्था को जानना है, राजनीतिक व्यवस्था को जानना है, आप 9th क्लास की ये पॉलिटी की किताब पढ़ लीजिए बस। आप इसे बिल्कुल जीवन में ऐसा मत पढ़ो कि मुझे एक 9th का एग्जाम देकर के आना है, इसे ऐसा पढ़ो कि मुझे जीवन में भारत के बारे में जानना है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आप समझ जाओगे, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को समझ जाओगे। और अपने चैनल लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।